नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोस्तों, सभी कह रहे थे कि सर मैराथन क्लास लाओ, तो आज हम मैराथन क्लास लेकर आए हैं। आज की दूसरी क्लास है इंटरनेशनल रिलेशंस की, आईआर की, जिसमें आपके लिए जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न आए हैं वो सॉल्व किए जा रहे हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का मोटिवेशन है, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ सेलेक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पर गर्व कर सको क्योंकि तुमने हार नहीं मानी है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज दूसरी क्लास है। आज दूसरी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं। सूची 1 में दे रखे हैं FMCT, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ट्रिप्स और WSF। आपको सूची सेकंड से मिलान करना है। जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार, वैश्विक सामाजिक आंदोलन। तो आपके कूट दे रखे हैं, तो उसको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि FMCT। FMCT है जिसका संबंध व्यापक विनाश के हथियारों पर अप्रसार है। तो ए में हो जाएगा आपका 3। ए में क्या हो जाएगा? 3। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो है जलवायु परिवर्तन। किसके बारे में कहा गया? मॉन्ट्रियल परिवर्तन किसके ऊपर हुआ था? जलवायु परिवर्तन। तो इसमें हो जाएगा 1। बी में हो जाएगा 1। और ट्रिप्स है वो विश्व व्यापार के ऊपर बनाया गया था। विश्व व्यापार के ऊपर सम्मेलन हुआ ट्रिप्स, जिसका संबंध हो जाएगा 2 से। तो बी सी का संबंध हो जाएगा 2 से। अब WSF है, उसका संबंध हो जाएगा वैश्विक सामाजिक आंदोलन से, 4 से। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 आपके ऑप्शन ए में दे रखे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक लिखी गई H.J. मार्गेथाउन के द्वारा, पामर एंड पार्किंस के द्वारा, E.H. कार द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पॉलिटिक्स एमोंग नेशन है वो H.J. मार्गेथाउन द्वारा लिखी गई थी। मार्गेथाउन ने पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक लिखी थी, जो 1948 में लिखी थी। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ था। यह एक पहला ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ था। मार्गेथाउन की अन्य प्रमुख कृतियों एवं शोध लेखों में साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स 1940 में लिखी थी, डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 में लिखी थी, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स 1958 में लिखी थी। तो आपका पॉलिटिक्स एमंग नेशन है वो H.J. मार्गेथाउन ने लिखी थी 1948 में, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ था जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? मैत्री संधियां एवं प्रतिमैत्री संधियां, सशस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन में हस्तक्षेप शामिल नहीं है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति 2 पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्य पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे पर हमला करने से उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
आपका अगला सवाल है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? B.I. लेनिन ने, गुंडर फ्रांक ने, समीर अमीन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समीर अमीन ने। समीर अमीन ने अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंस थ्योरी का विचार दिया था। पराश्रितता सिद्धांत, जिसे पराश्रितता सिद्धांत कहते हैं, के मान्यताकारों के समीर अमीन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक हैं। समीर अमीन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया था, जिसमें समीर अमीन महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार तीसरी दुनिया देश अविकसित नहीं अपितु अल्प विकसित है। अल्प विकसित है, तो इसका आंसर सी और बी दोनों होने चाहिए, लेकिन आयोग ने ऑप्शन सी को सही माना है। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार अल्प विकास के लिए गुंडर फ्रांक और समीर अमीन दोनों ने दिया था, तो इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है, तो इसमें आयोग ने माना है, यूजीसी ने, वो यूपी बोर्ड ने वो माना है समीर अमीन को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे इसका आंसर ए और बी दोनों हैं। आपका अगला सवाल है, सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। मार्गेनथाउ, जिसे एक तरफ मार्गेन दे रखे हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत दे रखे हैं। मार्गेनथाउ, बार्नन कोहेन, मार्टिन कापलान, ई माइलवर्ड। दूसरी तरफ सिद्धांत दे रखे हैं, व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत, निर्णय निर्माण उपागम, यथार्थवादी संप्रदाय। तो आपको मार्गेनथाउ है, मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी संप्रदाय दिया था। मार्गेनथाउ है, वो यथार्थवादी संप्रदाय दिया था। बर्नार्ड कोहेन है, उसने निर्णय निर्माण उपागम दिया था। निर्णय निर्माण उपागम दिया था। तो ए में आपका हो जाएगा 4, बी में आपका हो जाएगा 3, तो एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। मार्टर कापलान ने व्यवस्था सिद्धांत दिया था। मार्टर कापलान का कौन सा सिद्धांत है? व्यवस्था सिद्धांत है। ईमान वर्ड का खेल सिद्धांत है। ईमान वर्ड का खेल सिद्धांत है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं? सुसन ईस्टन, मार्टिन कापलान, गार्डन एंडरसन, डेविड ईस्टन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन कापलान। मार्टिन कापलान है, उन्होंने सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी। कापलान ने शक्ति संतुलन व्यवस्था के लिए नियम बनाने का प्रयास किया, परंतु इस संदर्भ में कापलान विभिन्न स्थितियों में आने वाली अड़चनों का उल्लेख करने में असमर्थ रहे थे। मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए 6 प्रतिमान दिए हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। वो 6 प्रतिमान हैं, वो ये रहे। पहला है शक्ति संतुलन का मॉडल, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवी मॉडल, तीसरा है दृढ़ द्विध्रुवी मॉडल, चौथा है परसोपानी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, पांचवा है सार्वत्रिक सार्वभौमिक मॉडल, छठवां है इकाई वीटो मॉडल। अतः 6 प्रतिमान दिए थे मार्टिन कापलान ने। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थक है? जगदीश भगवती, थॉमस फ्रीडमैन, समीर अमीन, डेविड हेल्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समीर अमीन। समीर अमीन है, वो वैश्वीकरण का समर्थक हैं, वैश्वीकरण के समर्थक हैं। मिस्र मूल के फ्रेंच नव मार्क्सवादी अर्थशास्त्री समीर अमीन, जो नव मार्क्सवादी हैं, समीर अमीन ने अपनी प्रसिद्ध रचना एक्युमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल ए क्रिटिक ऑफ द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट
1974 में लिखी थी, जो वैकल्पिक वैश्वीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। अमीन अल्प विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साम्राज्यवादी युग के प्रारंभ से ही कम विकसित देश इस स्थिति में नहीं थे कि वे स्वायत्त रूप से टिकाऊ विकास प्राप्त कर सकते, चाहे उनका प्रति व्यक्ति निर्गत कितना ही रहा हो। समीर अमीन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का एक चरण मानने की जगह पूंजीवाद का वैश्विक विस्तार की स्थायी विशेषता मानते हैं। आपका अगला सवाल है, विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? मानव विकास है, सतत विकास की, राजनीतिक विकास की, सहस्त्राब्दी विकास की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास की। आपका अगला सवाल, प्रेबिस्च थीसिस संबंध का संबंध किससे है? विकास के सिद्धांत से, क्रांति के सिद्धांत से, लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत से, प्रतिरोध के सिद्धांत से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास के सिद्धांत से। प्रेबिस्च थीसिस का संबंध विकास के सिद्धांत से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास को परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना की गई थी, क्योंकि यह स्पष्ट था ये दृष्टिकोण निम्न विकसित राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान में मददगार नहीं थे। तो विकास को इन परंपरावादी सिद्धांतों के विरुद्ध मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी प्रतिक्रिया हुई थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए माना जाता है या जाती है? जियोवनी अरिधी, अर्जुन अप्पादोराई, एलिनार स्ट्राक, डेविड हेल्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एलिनार ओस्ट्राम। समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए एलिनार ओस्ट्राम जाने जाते हैं। सामुदायिक आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए एलिनार ओस्ट्रोम जानी जाती हैं। एलिनार ओस्ट्रोम ने अपनी पुस्तक सामूहिक धरोहर पर शासन, गवर्निंग द कॉमन्स 1990 में लिखी थी। मैं ऐसे प्रश्नों को संबोधित किया, क्या और कैसे सामूहिक मूल संसाधनों को प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि अत्यधिक खपत और प्रशासनिक कठिनाइयों दोनों से बचा जा सके। 2009 में ओस्ट्रोम अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। अतः अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला ओस्ट्रोम ही बनी थी। ओस्ट्रोम को ही नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 2009 में अर्थशास्त्री क्षेत्र में मिला था। आपका अगला सवाल है, अल्प विकास का आंद्रे गुंडर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? टेक ऑफ संकल्पना पर, महानगर उपग्रह संबंधों पर, सामूहिक क्रिया पर, समान समुच्चय संसाधन पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महानगर उपक्रम संबंधों पर। अल्प विकास का आंद्रे गुंडर फ्रैंक का सिद्धांत है वो महानगर उपग्रह संबंधों पर आधारित है। फ्रैंक का मानना है कि पूंजीवाद के माध्यम से हमेशा उपग्रहों वाले राज्यों में गैर विकास का विकास होता है। महानगरों वाले राष्ट्र अपने अतिरिक्त पूंजी के लाभांश से उन्हें और अविकसित बना देते हैं और अविकसित भी बना देते हैं। उपग्रहों वाले राज्यों में अविकसितता का विकास एक संपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया का हिस्सा है, अपने आप में कोई स्वतंत्र गतिविधि नहीं है। इसलिए जब जब इन उपग्रह वाले राष्ट्रों का महानगरी वाले राष्ट्रों के कमजोर बंधन रहा है, उन्होंने अपनी विकास दर को बढ़ाया है, तथा जब जब ये उनसे अधिक जुड़े हैं, यह प्रक्रिया विपरीत रही है। इसलिए किसी राष्ट्र में पिछड़ेपन का विकास पूंजीवादी व्यवस्था में उस राज्य के पद सोपान के आधार पर अध्ययन की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त इसका उस समाज में स्थापित आर्थिक ढांचों के आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है? हेराल्ड लासवेल को, हर्बर्ट साइमन को, डेविड ईस्टन को, चार्ल्स लिंडब्लोम को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेराल्ड लासवेल को। हेराल्ड लासवेल को नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। नीति विज्ञान की अवधारणा सबसे पहले 1951 में हेराल्ड लासवेल ने दी थी। हेराल्ड लासवेल के द्वारा डैनियल लर्नन के शेष संपादन में अपनी कृति द पॉलिसी ओरिएंटेशन में निरूपित की गई थी। इस कृति को सामाजिक समस्याओं का विवेचन करने के लिए अन्वेषण का नया क्षेत्र निर्माण करने की दिशा में पहला क्रमबद्ध प्रयास माना जाता है। लासवेल नीति विज्ञान का वर्णन सामाजिक वृद्धि से प्रासंगिक ज्ञान उत्पन्न करने और प्रयुक्त करने की विद्या को परिभाषित करने के प्रयासों के चरम बिंदु के रूप में करता है। चरम बिंदु के रूप में करता है। नीति विज्ञान के संबंध में लासवेल का दृष्टिकोण बहुविद्या प्रासंगिक समस्या मूलक और स्पष्ट रूप से मानकी है। लासवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानते हैं। आपका अगला सवाल है, 1991 की नई आर्थिक नीति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी उस पर कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, परिणाम स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति में गिरावट आई है। निजीकरण की नीतियों के तहत देश में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिसने देश में श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के लिए नई चुनौतियां खोल दी हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, न एक न ही दो, एक और दो दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। दोनों कथन सही हैं। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमर्त्य सेन, सीपी भांबरी, रजनी कोठारी, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी भांबरी। सीपी भांबरी ने ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी 2005 में लिखी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, संसाधन जुटाने के सिद्धांत रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सत्य है? कथन दे रखे हैं, यह तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत का परिणाम है, रेशनल चॉइस थ्योरी का परिणाम है। यह धारणा इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के कार्यों को यादृच्छिक रूप से प्रेरित किया जाता है, न कि किसी वरीयता के। अतः एक सही है, दूसरा भी सही है। सिद्धांत में यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि आंदोलनों की सफलता उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। ये कथन सही है, सॉरी दूसरा कथन गलत है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कि व्यक्तियों के कार्य स्वतंत्र तथा गैर वरीयता क्रम में किए जाते हैं। यह योजना संसाधनों के जुटाने के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। संसाधन जुटाने के सिद्धांत रिसोर्स मोबाइलाइजेशन थ्योरी का उपयोग सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में किया जाता है और तर्क देता है कि सामाजिक आंदोलनों की सफलता संसाधनों जैसे कि समय, धन, कौशल आदि और उनका उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। आपका अगला सवाल है,
1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित लोगों की कांग्रेस ऑफ एप्रेस्ड पीपल्स में भाग लिया, जहां उन्होंने कई अन्य देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से मुलाकात की। यह कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? मॉस्को में, ब्रुसेल्स में, एम्स्टर्डम में, ओटावा में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में स्थापना की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रबल समर्थक तथा एक आदर्शवादी राजनेता थे। नेहरू जी 1923 में कांग्रेस के महासचिव बने थे। 1923 में कांग्रेस के महासचिव बने थे और 1927 में गणतांत्रिक आंदोलन के साथ उनके व्यापक संपर्कों की शुरुआत होती है। 1927 में नेहरू जी ने उत्पीड़ित लोगों की कांग्रेस में बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। वह भारत का पक्ष रखा था। आपका अगला सवाल है, उड़ीसा में जगत सिंहपुर जिले में पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। पॉस्को वास्तव में किस देश से संबंधित है? दक्षिणी कोरिया से, अमेरिका से, थाईलैंड से, जापान से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी कोरिया से। पॉस्को है वो दक्षिणी कोरिया से संबंधित है। पॉस्को स्टील कंपनी दक्षिणी कोरिया की एक कंपनी है जिसे भारत के उड़ीसा राज्य में स्टील प्लांट लगाने के संबंध में उड़ीसा सरकार के साथ 2005 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। कुछ नियमा की समस्याओं के कारण कंपनी ने निर्माण कार्य रोक दिया था और 2011 में सहमति पत्र की अवधि समाप्त हो गई थी और इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। अभी हाल ही में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी अपना निर्माण पुनः शुरू करने वाली है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1949 में। जम्मू कश्मीर संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। कराची समझौता है वो 27 जुलाई 1949 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधियों के बीच जम्मू कश्मीर राज्य में एक युद्ध विराम रेखा की स्थापना के संबंध में समझौता हुआ था। समझौते में स्थापित 830 किलोमीटर लंबी युद्ध विराम रेखा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पश्चिम में एक दक्षिणी बिंदु से शुरू हुई थी। यह एक उबड़ खाबड़ चाप से उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर श्योक नदी से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर में NJ 9842 समन्वित मानचित्र पर किया जाता है इसका। तो इस समझौते पर भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल SM श्री नागेश तथा पाकिस्तान की ओर से मेजर जनरल WJ कोथोर्न ने हस्ताक्षर किए थे। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल SM नागेश थे और पाकिस्तान की ओर से मेजर जनरल WJ कोथोर्न ने हस्ताक्षर किए थे। आपका अगला सवाल है, राजनीतिक विश्लेषण में सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। डैम सिद्धांत, खेल सिद्धांत, रेस सिद्धांत, ग्रे सिद्धांत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रे सिद्धांत। ग्रे सिद्धांत है वो व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सर्वोत्तम परिणाम मानते हैं। ग्रे सिद्धांत इसकी विश्लेषण करता है। खेल सिद्धांत है इसका विश्लेषण करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गेम थ्योरी का क्षेत्र जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न की 1944 की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ अस्तित्व में आया था। इसका प्रकाशन जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न की 1944 में पुस्तक थी थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ
गेम थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था, खेल सिद्धांत का सिद्धांत दिया गया था। जो राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्ति खेल सिद्धांत के माध्यम से समस्या को खोजने का प्रयास करता है। इस समस्या में गेम का प्रत्येक खिलाड़ी ऐसी नीतियां अपनाता है जिससे कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। आपका अगला सवाल है, लाल साम्राज्यवाद यूएसएसआर निम्नलिखित में से किस वर्ष में विघटित हुआ था? 1993 में, 1989 में, 1991 में, 1992 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन सी। लाल साम्राज्य यूएसएसआर था वो 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था। 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था। इस घोषणा में सोवियत संघ के पूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया और विघटन के पहले मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। विघटन की घोषणा के एक दिन पूर्व उन्होंने पद त्याग दे दिया था। जब विघटन किया था तो उससे एक दिन पहले गोर्बाचेव ने इस्तीफा या पद से त्याग दे दिया था। आपका अगला सवाल है, मध्य एशिया के किस देश ने 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध को देखा? उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। मध्य एशिया के तजाकिस्तान देश ने 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध को देखा था। अमेरिका तथा ईरान के हित तजाकिस्तान में टकराने के कारण यहाँ धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया, जिसका तार्किक परिणाम गृह युद्ध में परिणत हो गया। यह गृह युद्ध 1990 के दशक में चला, जो 1992 से 1997 तक अशांति का मुख्य केंद्र बना रहा था। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। मालदीव के राजनीतिक मामलों में किस पार्टी का दबदबा है? मालदीव कम्युनिस्ट पार्टी, मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी, मालदीव गणराज्य पार्टी, मालदीव समाजवादी पार्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी। वर्तमान समय में मालदीव में व्यापक पैमाने पर राजनीतिक उठापटक की स्थिति है। मालदीव में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य 2 दल मालदीव की लोकतांत्रिक पार्टी और द्वेही राम भुज पार्टी DRP है, जिसके अलावा इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी और अदालव पार्टी भी हैं। इन सब में मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी मुख्य है। आपका अगला सवाल है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कोड नेम के तहत इराक पर अपना आक्रमण शुरू किया? ऑपरेशन वॉर ऑन टेररिज्म, ऑपरेशन टेरर फ्रीडम, ऑपरेशन रेड, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने कोड नेम के तहत ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर आक्रमण शुरू किया था। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना द्वारा इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के खिलाफ 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नामक अभियान चलाया गया और इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ दिया। यह अभियान 2011 तक चला था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर चला गया है भारत के द्वारा, उसको भी ध्यान में रखना है। उसको भी आप कहीं दूसरी जगह अपनी नोटबुक में एक पेज में नोट कर लेना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो IR में अमेरिका के संबंध में जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही चर्चा में रही है अमेरिका की राज्य व्यवस्था। ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की राज्य व्यवस्था से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। आपका अगला सवाल है, एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्राजपॉक ने इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र गठबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन में किया था? ऑपरेशन ब्लैक कमांडो, ऑपरेशन टेरर फ्रीडम,
ऑपरेशन इराक फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट फ्रॉम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन में कुल 38 देश शामिल थे। 1990 से 1991 के बीच इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई इस जंग को गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के संयुक्त कमान का नेतृत्व अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉप ने किया था। श्वार्ज़कॉप ने इसका नेतृत्व किया था, जो 16 जनवरी 1991 में शुरू किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें 38 देशों ने भाग लिया था। 1990 से 1991 के बीच चला गया था, जिसको गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, विकास का समाजवादी मॉडल संबंधित था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, यूरोप से, पाकिस्तान से, सोवियत संघ से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ से। विकास का समाजवादी मॉडल सोवियत संघ यूएसएसआर से संबंधित था, यूएसएसआर से संबंधित था। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहता है। संपूर्ण विकास कार्य राज्य की देखरेख में एक योजनाबद्ध रूप से किया जाता है, जिसके अंतर्गत विकास का केंद्र बिंदु समाज होता है, न कि व्यक्ति। अर्थात इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज के विकास पर जोर दिया जाता है। जब संपूर्ण समाज का विकास हो जाएगा तो व्यक्ति का विकास होते ही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग होता है। इसीलिए संपूर्ण समाज का विकास पे जोर देता है। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में किस वर्ष पुष्टि की गई? 1974 में, 1971 में, 1973 में, 1972 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में 1971 में पुष्टि की गई थी। ईरान के रामसर शहर में रामसर साइट की स्थापना की गई थी। 1971 में पारित एक हव्य समय के अनुसार आर्द्र भूमि ऐसा स्थान है जहां वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है। उसी स्थल पर जलपक्षी आवास की स्थापना की गई। यह हव्य समय 1975 में लागू हुआ था। 1975 से यह लागू हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 15 सोवियत गणराज्यों में से पहला था जिसने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी? लिथुआनिया ने, तजाकिस्तान ने, लातविया ने, एस्टोनिया ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया ने। लिथुआनिया ने सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे, जिसमें से लिथुआनिया ने सबसे पहले आज़ादी की घोषणा कर दी थी। औपचारिक रूप से सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था। 26 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हुआ था यूएसएसआर का। इस घोषणा में सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्रों को गणतंत्र मान लिया गया और विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। 15 सोवियत गणराज्यों में लिथुआनिया पहला गणराज्य था जिसने अपनी आज़ादी की घोषणा सबसे पहले की थी। आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य भी है। आपका अगला सवाल, हाइपरग्लोबस्ट वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से किस के रूप में परिभाषित करता है? इतिहास एक नया युग जिसमें पारस्परिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयां बन गई हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए कि हाइपर ग्लोबलिस्ट वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित करता है? तो ये है इतिहास का एक नया युग जिसमें पारस्परिक राष्ट्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक
यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयां बन गए हैं। आपका अगला सवाल है, (1860) के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध देखा? अलगाव, गुलामी का उन्मूलन, बंदूक नियंत्रण कानून, महिलाओं के अधिकार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलामी का उन्मूलन। अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वार, सन 1960 से 1966 के काल में अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा गया गृह युद्ध था, जो कि दास प्रथा के कारण उत्पन्न हुआ, जिसमें उत्तरी राज्य विजयी हुए थे। इस युद्ध में 6 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। आपका अगला सवाल है, कोरेल बासक ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी नारे खाली जगह के अनुसार मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास को वर्गीकृत करने की मांग की। स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कोरेल बासक ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास को वर्गीकृत करने की मांग की थी। जो बासक कोरेल का जन्म 28 नवंबर 1918 को ब्रनो में एक सैन्य अधिकारी के बेटे के रूप में हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने एक सैनिक के रूप में भाग लिया। उनके सैनिक जीवन का अधिकांश समय फ्रांस में बीता था। इस कारण फ्रांस की संस्कृति का उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी कारण फ्रांसीसी क्रांतिकारी नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अनुसार मानव अधिकारों के ऐतिहासिक विकास को वर्गीकृत करने की मांग की थी। आपका अगला सवाल है, चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष कब्जा कर लिया? 1958, 1949, 1955, 1950। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1950 में। चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया था। 1949 में चीन ने तिब्बत पर धावा बोल दिया था और 1950 में तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्त शासित क्षेत्र में बदल दिया और बाकी इलाकों में इससे लगने वाले चीन प्रांतों में मिला लिया था। तो 23 मई 1951 इस दिवस को तिब्बती लोग काला दिन मानते हैं। 23 मई को तिब्बत के लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन चीन ने तिब्बत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सैन्य मामलों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाता है? लंबी दूरी की मिसाइलें, विमानों और पनडुब्बियों ने एक राष्ट्र की भेद्यता के निर्धारक के रूप में भौतिक स्थान के महत्व को कम कर दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैन्य प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रयास का एक शानदार प्रदर्शन का प्रदान करता है। यह दो राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ाता है। आपके नीचे कूट दे रखे हैं दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही हैं कि प्रौद्योगिकी प्रभाव को दर्शाता है। वो है लंबी दूरी की मिसाइलें, विमानों और पनडुब्बियों ने एक राष्ट्र की भेद्यता के निर्धारक के रूप में भौतिक स्थान को महत्व कम कर दिया है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैन्य प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रयास का एक शानदार प्रदर्शन प्रदान करता है। तो आपके 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रों के बीच असमानता का प्रमुख कारण नहीं है? उभरते श्रम बाजार और कौशल अंतर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता का खेल, असमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार राष्ट्रों के बीच असमानता का प्रमुख कारण नहीं है। जो राष्ट्रों के बीच असमानता के कारण है वो उभरते बाजार और कौशल में अंतर है,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता का खेल है। असमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है, लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच परस्पर व्यापार है। ये असमानता का प्रमुख कारण नहीं है, ये समानता का कारण है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी या मुक्त बाजार राष्ट्रों द्वारा गठित रक्षात्मक गठबंधनों में से एक नहीं है? वार्सा संधि, सीटो, नाटो, सेटो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्सा संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा जर्मनी की विकासशील नीतियों को रोकने के लिए उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसे राष्ट्र का अपमान समझा, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना था। आपका अगला सवाल है, शरणार्थी शब्द को 1951 से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाएगा जो खाली जगह शरणार्थी है, 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटी घटनाओं का शिकार हुआ हो, अपने मूल देश से बाहर था, जिस देश का वर्ष राष्ट्रीय है, उत्पीड़न के एक सुस्थापित भय के कारण अपने मूल देश को वापस नहीं आ सका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं दोस्तों। शरणार्थी उसे कहा गया है जो 1 जनवरी से पहले यूरोप में घटी घटनाओं का शिकार हुआ था और अपने मूल देश से बाहर था और उत्पीड़न के एक सुस्थापित भय के कारण अपने मूल देश को वापस नहीं आया, देश को छोड़ गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्र राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने को कहा जाता है। मानव खतरा, मानव लाभ, मानवाधिकार, मानव कर्तव्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्र राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने को कहा जाता है। मानव अधिकार है। मानव अधिकार पूरे संसार में व्यक्तियों के बेमान्य अधिकार हैं जो उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों का उद्भव मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। विश्व समुदाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार और उद्घोषित किया था। अतः मानवाधिकार में राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थान पर व्यक्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अप्रसार संधि के बारे में सही नहीं है? तो संधि हस्ताक्षरकर्ताओं को 2 श्रेणियों में विभाजित करती है, जिसके पास परमाणु अस्त्र है और जिसके पास नहीं है। ये सही है दोस्तों। और एबीएम संधि के बाद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय शासन के निर्माण के लिए एनपीटी दूसरा कदम था। ये इससे संबंधित नहीं है। यह गैर हथियार राज्यों को परमाणु सामग्री के अपने होल्डिंग्स के निरीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये सही है दोस्तों। पहले मुख्य रूप से हथियार प्रणालियां, समानता और संबंधित भू रणनीतिक पर ध्यान केंद्रित किया था। ये भी सही है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सही नहीं है। आपका अगला सवाल है, आत्मनिर्णय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है दोस्तों। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ यह अवधारणा उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सही है दोस्तों। यह बहुसांस्कृतिक समाजों के भीतर आत्मनिर्णय के सिद्धांत का अनुप्रयोग है जो सबसे जटिल है। ये भी सही है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता आत्मनिर्णय सिद्धांत की भूमिका के अंत का प्रतीक है। यह गलत है दोस्तों। आत्मनिर्णय की अवधारणाएं क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित करने के लिए, आधारों को पहचानने के लिए कोई प्रावधान नहीं करती है। ये सही है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
यह कथन गलत है। ये उपनिवेशों की स्वतंत्रता आत्मनिर्णय सिद्धांत की भूमिका के अंत का प्रतीक है, यह कथन गलत है। आपका अगला सवाल है, चीन के बारे में किसने एक बार कहा था, यह एक सोता हुआ दैत्य जॉइंट है, इसे सोने दो, क्योंकि अगर यह जाग गया तो यह दुनिया को हिला देगा। जवाहरलाल नेहरू ने, नेपोलियन ने, अलेक्जेंडर बंजार ने, लॉर्ड लिटन ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कहा था कि यह एक सोता हुआ दैत्य है, इसे सोने दो, क्योंकि अगर यह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। चीन के बारे में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यह एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यह जो उठ जाएगा तो दुनिया को हिला देगा। आपका अगला सवाल है, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PAL के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। PAL का गठन 1927 में हुआ था। 1937 में जापानियों द्वारा चीन पर हमला करने के बाद इसे PAL नाम दिया गया था। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। झू डे और माओ जेडोंग PAL के मुख्य संस्थापक थे, ये भी सही है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। PAL का गठन 1 अगस्त 1927 को किया गया था। आपका अगला सवाल है, आतंकवादियों को एक देश में एक से अधिक देशों में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसे कहा जाता है सीमा पार आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो आपको ऑप्शन ए दे रखा है, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। तो आतंकवादियों को एक देश में एक से अधिक देशों में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है, न कि सीमा पर आतंकवाद। उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जिन केंद्रीय स्थान पर प्रशिक्षित किया जाता है, उस केंद्रीय स्थान से जब उनका प्रसार विश्व के अन्य देशों में कर दिया जाता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।